हम नीलपत्र के बारे में पढ़ेंगे। नीलपत्र टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के विषय वस्तु का एक कंटेंट है जो बच्चे शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में ज्ञान लेना बहुत अति आवश्यक है। ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट का एक पार्ट है, यूनिट 5th का, जिसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी प्रश्न पत्र को तैयार करने से पहले आपको क्या खाका या क्या ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिसमें आपके समस्त पढ़ाए गए कंटेंट का एक पात्र उसमें समावित हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीलपत्र की, उसके इंट्रोडक्शन की, कि नीलपत्र क्या है। आधार पत्र को नीलपत्र भी कहते हैं। यह शब्द भव्य निर्माण से लिया गया है। भव्य निर्माण से तात्पर्य कि कोई भी बिल्डर अगर कोई बिल्डिंग तैयार करता है तो उससे पहले वो एक खाका तैयार करता है मेजरमेंट के साथ कि उसे किस दिशा में अपनी बिल्डिंग को तैयार करना है। उसी को ही आधार मानते हुए उसी को ही एक बेस तैयार करने के लिए शिक्षण में इसको समाहित किया गया है कि जिस प्रकार एक बिल्डर काम करता है उसी प्रकार एक टीचर को काम करना चाहिए कि प्रश्न पत्र बनाने से पहले उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो शब्द है नीलपत्र, ये भवन निर्माण से निकला है। ये नीला रंग का होने के कारण इसे नीलपत्र कहा जाता है। नीलपत्र बनाते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण या ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बालकों का स्तर एवं वायु आयु के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 9th स्टैंडर्ड को सिविक्स पढ़ा रही हूँ तो मुझे 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की आयु और उसका स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते ही पत्र बनाना है, ना कि 10वीं का, ना ही उससे नीचे कम 8वीं का। बिल्कुल 9th का ही बनाना है। तो जिस कक्षा का प्रश्न पत्र बनाना है उसका आधार मानकर ही विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार किसी भवन के निर्माण से पूर्व उस भवन का मानचित्र बना के ब्लूप्रिंट में उतारा जाता है और निर्माण कार्य उसी मानचित्र के अनुरूप करते हुए भवन बना लिया जाता है। उसी प्रकार प्रशिक्षण प्रश्न पत्र बनाते समय प्रश्न पत्र का नील पत्र बनाया जाना अनिवार्य है। ये एक प्रश्न पत्र नीले पत्र पर नहीं बनता, ये साधारण ही पत्र पर बनता है, परंतु इसे नील पत्र कहा जाता है। वस्तुतः ये प्रश्न पत्र निर्माण की योजना या उसके आधार पत्र होता है। नील पत्र बनाते समय निम्न बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसमें कई सारे बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो 4 बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम पहले बिंदु पर विचार करेंगे, जिसे कहते हैं उद्देश्यों के अनुसार। उद्देश्यों के अनुसार का तात्पर्य ये है कि जब हम बच्चों को कक्षा कक्ष में अपने कंटेंट को हस्तांतरित कर रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ उद्देश्य लिख करके चलते हैं जो हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। ये उद्देश्य हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से लेते हैं क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने एक मानव पर 4 उद्देश्यों पर ज्यादा जोर देने को कहा है, यानी उस पर भार देने को कहा है। ये 4 उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशल। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ ही हम अपने विषय वस्तु को हस्तांतरित करते हैं बच्चों को, या क्लास में हम उसका अधिगम करवाते हैं। तो मेन जो है हमारे पास उद्देश्य है 4। तो हमें इसी उद्देश्य के अनुसार अपने प्रश्न पत्र को प्रवाहित करना है, यानी उसको बनाना है। तो एक अच्छे परीक्षण की रूपरेखा पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रश्न उसी योग्यता की जांच करे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित प्रकार की एक सारणी तैयार की जाती है जिसमें विशेष उद्देश्य होते हैं और अंक होता है और उसके साथ प्रतिशत होता है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने 50 मार्क्स का एक प्रश्न पत्र तैयार करना है, तो उस 50 मार्क्स के प्रश्न पत्र में मैं उद्देश्यों को कितना कितना भार दूंगी। सबसे पहले मैं लेती हूँ ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें वस्तुनिष्ठ बेस्ड प्रश्न बनते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य, ये सारे टाइप्स इसके अंदर आते हैं। तो मेरे प्रश्न पत्र में इसका कितना भार होगा और ये तभी तय होता है कि मेरे पास स्टैंडर्ड या आयु वाले बच्चे कौन से हैं और वो किस प्रकार इन बातों का ध्यान में रख सकते हैं। तो हमारे पास है अवबोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशल, चारों चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ज्ञानात्मक, यानी 50 मार्क्स का प्रश्न है और ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग, कौशल को क्या भार ये देना है। तो इसमें ज्ञानात्मक को मैं 10 अंक दे रही हूँ, अवबोधात्मक को मैं 20 अंक का दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं वो 9th स्टैंडर्ड के हैं और वो अच्छी विवरण और व्याख्या कर सकते हैं, वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, इसलिए 20 मार्क्स है। अनुप्रयोग को मैं 12 मार्क्स दे रही हूँ
क्योंकि मेरा जो टॉपिक ऐसा है जो प्रयोग में लाया जाता है आम जनता में, और कौशल को मैं 8 मार्क्स दे रही हूँ। तो मेरा जो अंक हुआ 10 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 टोटल 50, यानी 50 मार्क्स का मेरा पत्र बन चुका है। तो ये उद्देश्यों के अनुसार हमारा प्रश्न पत्र था। नेक्स्ट जो इसका विषय बिंदु है जो महत्वपूर्ण रखता है वो है पाठ्य वस्तु की व्याप्ति पर बल। यानी पाठ्य वस्तु जो परीक्षण हमने तैयार किया है वो पाठ्य वस्तु के आधार पर ही किया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ही किया है कि हमें कैसे प्रश्न बनाने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये आता है कि जब मैंने एक पार्ट, यानी मेरे पास जो टॉपिक था, जो मेन यूनिट था, वो था भारत के संविधान की विशेषताएं उदाहरणतः। तो मैंने उसको 8 पार्टों में विभाजित किया था, जिसे मैं ABCDEFGH के नाम से संबोधित कर रही हूँ। तो ये जो मेरे विशिष्ट पाठ योजना है, ये जो उद्देश्य मैंने पाठ्य वस्तु से लिए थे, मान लो कि मैंने ए में भारतीय संविधान का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। मैंने नेक्स्ट डे यानी बी पार्ट में संविधान को एक विश्व आधार पर दृष्टिगोचर होते हुए देखा है। उसका क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका क्या वैल्यू है, मूल्य है विश्व आधार पर, वो मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट सी पॉइंट में मैंने पढ़ाया था भारतीय संविधान की 16 विशेषताएं होती हैं। तो 16 विशेषताओं को मैंने बराबर भागों में बांटा है, DEFGH, दो विशेषताएं लेके मैंने बहुत अच्छी तरह पार्ट का एक्सप्लेन किया है। अब बात ये उठता है कि मैं इसे क्या अंक दूं, कि मैं किस पार्ट से कितना पोर्शन अंक में निकालूं। तो मैंने सबसे पहले ए पार्ट, जिसमें मैंने भारतीय संविधान की अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर ध्यान दिया था, उसको मैंने 4 अंक दिया। यानी मैं उसमें से 4 अंक का पेपर बनाऊंगी, और वो 4 अंक का पेपर ज्ञान को लेकर होगा या बोध को लेकर होगा, या अधिक उसको बोधात्मक होगा, या कौशल को लेकर के होगा। चारों में से कुछ भी हो सकता है। पर मैंने ए यानी पार्ट को, पहले दिन के पार्ट को मैंने 4 अंक दिए हैं, सेकंड दिन के पार्ट को मैंने 6, तीसरे दिन जो मैंने पढ़ाया था उसको 8 मार्क्स का दिया है, चौथे दिन जो मैंने पढ़ाया था वो 7 मार्क्स का है। तो इस तरह मैंने जितने भी पार्ट पढ़ाए थे, 8 दिन मैंने लगातार ये पार्ट पढ़ाया है, जिससे मेरे 8 दिन में ये यूनिट कंप्लीट हुई है। तो मैंने ये भार दिया है, और इस समस्त भार मिला करके यानी 50 मार्क्स का पेपर इसमें आ रहा है। यानी संपूर्ण पाठ को अगर मैं मूल्यांकन के तौर पर ले रही हूँ, तो संपूर्ण पाठ इसमें समाहित हो रहे हैं 50 मार्क्स के अंदर। तो ये हमारा जो सेकंड बिंदु था वो था पाठ्य वस्तु की व्याप्ति पर बल। तीसरा बिंदु जो हमारे पास है वो है प्रश्नों का स्वरूप पर बल। प्रश्नों के स्वरूप के बल पर आधारित होता है कि प्रश्नों का स्वरूप कैसे होगा, किस प्रकार का प्रश्न वो होगा, सामान्य होगा या कठिन होगा या औसतन होगा। तो प्रश्न के स्वरूप पर भी बल दिया जाता है। तो परीक्षण में अधिकतः वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता लाने के लिए निबंधात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समन्वित उपयोग करना चाहिए। मतलब सभी तरह का, कि जिससे विश्वसनीयता भी बैठ सके, वैधता यानी उसकी वैलिडिटी भी आ सके, रिलायबल हो, हम उस प्रश्न पर भरोसा कर सके कि हाँ ये उचित परीक्षण करेगा बच्चों का। और उसको मापने के लिए हमें उसमें निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समन्वित उपयोग करना चाहिए। अतः परीक्षण निर्माता को पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि वो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को क्या आनुपातिक महत्व देगा, यानी किस प्रोपोर्शनेट से वो उसको लेगा, क्या क्या उसको रेशियो देगा। तदनुसार ही अंकों का आवंटन किया जाता है। जिस मैं इसको लिखित निम्न तालिका से समझा सकती हूँ कि जैसे मैंने प्रश्नों का स्वरूप लिया निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो ये प्रश्नों का है कि मैं उस प्रश्न पत्र में निबंध के कितने प्रश्न डालूंगी, लघु उत्तरात्मक के कितने डालूंगी, अति लघु उत्तरात्मक के कितने डालूंगी, और वस्तुनिष्ठ के कितने डालूंगी। जैसे मैंने निबंधात्मक में 3 प्रश्न को लिया है, लघु उत्तरात्मक मैंने 7 प्रश्न लिए हैं, अति लघु उत्तरात्मक के मैंने 11 लिए हैं, और वस्तुनिष्ठ के मैंने 8 लिए हैं। तो इस प्रकार उसको मैं अंक कितना दे रही हूँ। जैसे मैंने निबंधात्मक के 3 प्रश्न लिए हैं, तो एक प्रश्न 7 मार्क्स का है, उसको 3 से करेंगे 21। उसी प्रकार लघु उत्तरात्मक को मैंने 2 मार्क्स का दिया है, अति लघु उत्तरात्मक को मैंने 1 मार्क्स का रखा है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने हाफ मार्क्स का रखा है। इस प्रकार मेरे 50 प्रश्न का जो प्रश्न पत्र है वो तैयार हो जाता है। चौथा जो मेन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रश्नों की कठिनाई स्तर पर बल देना, कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या है। तो परीक्षणों का कठिनाई स्तर से तात्पर्य होता है कि प्रश्न में सरल, सामान्य, कठिन प्रश्न किस रेशियो में डाले गए हैं। तो परीक्षण के निर्माण में परीक्षण निर्माता को परीक्षार्थी की क्षमता के अनुसार ही प्रश्न बनाना चाहिए। जैसे 9 स्टैंडर्ड है, वो किस प्रकार के प्रश्न को ज्यादा जोड़ देगा, उसका
स्टैंडर्ड क्या है और आयु क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए। परीक्षण की रूपरेखा बनाते समय प्रदत्त उत्तर की सीमा की विशिष्टता आदि की दृष्टिगत रखना चाहिए कि क्या होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर 15% सरल, 70% सामान्य और 15% कठिन होना चाहिए। हमें इन जो माध्यमिक स्तर है मतलब 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए प्रश्न पत्र की कुछ स्टैंडर्डाइज डिविजन्स तय होते हैं। जैसे 15% सरल होना चाहिए, उसमें 70% सामान्य प्रश्न होने चाहिए और 15% कठिन होना चाहिए। तो सरल प्रश्न की संख्या कितनी होनी चाहिए 50 मार्क्स के पेपर में, ये एक शिक्षक को तैयार करना होता है। तो ये सब पूरा ढांचा तैयार करने के बाद ही हम नीलपत्र परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए विशेष उपयोगी शिक्षण लक्ष्यों, पाठ्य वस्तु का प्रश्नों का प्रकरण और प्रश्न के प्रकार के अनुसार अंक वितरण तथा आंतरिक विकल्पों एवं प्रश्नों की संख्या निर्धारित हो जाने के उपरांत विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों और पाठ्य वस्तु में विभिन्न आनुपातिक बलों का निर्वाह करते हुए एक त्रिस्तरीय सारणी की व्यवस्था करते हैं, जिसे हम नीलपत्र की रूपरेखा कहते हैं। एक त्रिस्थानीय स्थिति का समाहित होता है एक प्रश्न पे और वो उस प्रकार एक सारणी बनाता है। उस सारणी से तय होता है कि हमने प्रकरण यानी इन तीनों को मिला दिया जाता है। प्रकरण तीनों जो उद्देश्य मिला करके कि हमने ज्ञान, बोध, ज्ञान प्रयोग और कौशल को कितना बल दिया है और उसके बाद उसका क्या रहेगा, एक खाका तैयार कर लेते हैं। उस खाका तैयार करने के बाद ही हम प्रश्न पत्र बनाते हैं उसी आधार पर, और उसी प्रश्न पत्र को हम बच्चों में लागू करते हैं। जैसे मैंने एक यूनिट पढ़ाई है, उस यूनिट में बच्चे को हमने प्रश्न पत्र दिया करने के लिए। बच्चा प्रश्न पत्र करके जो आंसर हमें देता है उससे पता चलता है कि हमने जो पाठ पढ़ाया है वो कहाँ तक सफल हुआ है, क्या हम अपने उद्देश्यों में पूर्ण हुए हैं कि जो भी हम पढ़ाएंगे बच्चा उसको सीख लेगा, अधिगम कर लेगा। अगर वो पूर्ण होता है तो हमारा पाठ अधिगमकर्ता के लिए सराहनीय और सामान्य तौर पर सामान्यकृत हो जाता है, वो उसका क्रियान्वयन और आत्मीकरण कर लेता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो ब्लूप्रिंट था, जो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है कि वो प्रश्न पत्र बनाए, क्योंकि उन्हें जनरली इसी प्रश्न पत्र से ही काम करना होता है अपने अगर वो आगे अप्रोच करते हैं किसी टीचिंग जॉब के लिए तो उन्हें इसी काम में है। और ये इनका एक महत्वपूर्ण पार्ट है उनके टीचिंग सब्जेक्ट से, जो भी वो दो टीचिंग लेते हैं अपने फाइनल एग्जाम में, उसमें दोनों में ये प्रश्न जरूर आता है कि नील पत्र का निर्माण यानी उसकी रूपरेखा कैसी बनाई जाती है। धन्यवाद।